हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सहकारिता विभाग की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं पहले अध्याय का पूरा वर्णन कर चुका हूँ। जो बच्चे नए हैं और जो मेरे से अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें सहकारिता विभाग वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं, जिसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बना के मैं डालता रहता हूं जो आपके परीक्षा उपयोगी होगा। आज हम लोग इस अधिनियम को, आपके लिए सबसे हेडेक यही है कि छत्तीसगढ़ सहकारी जो अधिनियम है उसको पढ़े कैसे, याद कैसे करें, धाराएं कैसे याद करें, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तमाम प्रकार की रहती है और सरदर्द आपका रहता है। तो मेरे यही कोशिश है कि आपको ये बताऊं कि भाई पढ़ना क्या है, कैसे याद करना है और किस टॉपिक पर और किस चीज को हमें जहन में रखना है और परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस आ सकती है। तो ये जो रजिस्ट्रीकरण, और एक चीज आपका सिलेबस में भी है रजिस्ट्रीकरण कैसे होता है, तो ये भाग भी है पूरा रजिस्ट्रीकरण का। तो हम दूसरा जो अध्याय है, जो रजिस्ट्रीकरण कैसे होगा, क्या होगा, धारा कैसे होगा, ये सारी चीज को आज हम लोग वर्णन करेंगे। तो दूसरा अध्याय जो चलता है वो याद रखना धारा 3 से, ये जो धारा 3 से लेकर धारा 18, बस इतना याद रखना। ये धारा 3 से लेके पूरा धारा 18 तक पूरा अपने को देखना है और हमको पूरा कवर करना है धारा 3 से लेके धारा 18 तक। अधिकांश चीज को याद करना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज उसको देखना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसको शुरुआत कर देते हैं। तो दूसरा अध्याय का जो हमारा शुरुआत होता है वो है रजिस्ट्रीकरण से। तो रजिस्ट्रीकरण जो होता है, रजिस्ट्रीकरण जैसे आप सिंपल से जाओगे, कहीं भी आप जाते हो भाई, तो शुरुआत कहाँ जाओ, रजिस्ट्रीकरण डायरेक्ट थोड़ी हो जाता है। आप रजिस्ट्री ऑफिस जाओगे तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाओगे तो सबसे पहले मुलाकात किससे होगी, रजिस्ट्रार से। रजिस्ट्री करना तो रजिस्ट्रार से करना होगा ना, तो सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास जाओगे ना। तो 3 स्टार रजिस्ट्रार ऐसे करना, 3 स्टार आता ना, 3 स्टार रजिस्ट्रार, धारा 3। धारा 3 किससे संबंधित है, रजिस्ट्रार से संबंधित है, याद हुआ। धारा 3 रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार अधिकारी से, और वैसे भी रजिस्ट्रीकरण करना हो तो पहले हमको क्या मिलना होगा, अधिकारी से मिलना होगा। तो धारा 3 रजिस्ट्रार या अन्य अधिकारी, राज्य सरकार राज्य की किसी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा। धारा 4, अब धारा 4 में क्या है कि सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी। अब देखो, चार चार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर। चार को इंग्लिश में फोर या फॉर, हम कहते हैं फोर। फोर से बन गया फॉर, किसके लिए भाई, हम बोले भाई किसके लिए, हम जो चौथा आया तो भाई किसके लिए कर रहे हो, है ना। तो यहां पर हमारे सामने आया किसके लिए, तो याद हो गया आपको। धारा जहां 4 आया, 4 को इंग्लिश में बोलते हैं फोर या फॉर, हम कहें फोर को माने फॉर, किसके लिए, सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी इस अधिनियम को उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी ऐसी सोसाइटी को जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हित या उनके साधारण कल्याण को सहकारी सिद्धांतों के अनुसार संप्रवर्तित करना हो, या किसी ऐसी सोसाइटी को जो कि किसी ऐसी सोसाइटी के संक्रियाओं को सुकर माने सरल बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा। मतलब जब भी फोर आएगा आपको याद करना, फोर माने फॉर, किसके लिए, तो गरीबों के लिए। किसके लिए, ऐसे सदस्यों के लिए उपकार करने के लिए, ऐसे सदस्यों के लिए जिसमें सरल बनाए, सोसाइटी के लिए, कल्याण के लिए, ये याद हो जाएगा। तो धारा सिंपल सा, सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी, धारा 4 फॉर, किसके लिए। अब मैं आपको 5 भी याद करवा देता हूं और दिमाग में बैठा देता हूं किसके लिए होगा। अब 5 अगर करते हैं हम लोग, तो 5 में पहले क्या देखो क्या दिया है, परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व। परिसीमित दायित्व जिसका दायित्व सीमित हो, पहले समझ लो। परिसीमित दायित्व जिसका दायित्व सीमित हो, अपरिसीमित दायित्व जिसका दायित्व असीमित हो। जिसका कर्तव्य जिसका दायित्व सीमित हो वो परिसीमित, जिसका दायित्व और जिसका कर्तव्य जिस सोसाइटी का असीमित हो वो असीमित हो जाएगा। तो यहां पर धारा 5 में जो 5 दिया, तो ये धारा 5 आता है। तो धारा 5 में हमको जो अध्ययन करना है, परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व से सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण, ठीक है।
फाइव बोलो ना, FIVE। अगर मैं फाइव को करूं FIVE, अगर फाइव की स्पेलिंग फाइव, हाई फाइव, परिसीमित हाई और अपरिसीमित हाई फाइव, ऐसे याद करना। फाइव, हाई फाइव, पांच, फाइव, फाइव से हाई फाइव मतलब परिसीमित और अपरिसीमित, ये दायित्व से संबंधित है। याद हुआ होगा। अब पढ़ के बता देते हैं क्या याद करना है। तो कोई सोसाइटी परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी, परंतु जब तक कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित न करे, किसी ऐसी सोसाइटी का जिसका सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो, दायित्व परिसीमित होगा। अर्थात कोई सदस्य है, ये मान लो ए एक सदस्य है, इसने एक और आर करके किसी संस्था का सदस्य है और एक एस सदस्य को भी ज्वाइन करना चाहता है। मतलब ए जो सदस्य है वो पहले से आर को ज्वाइन करके रखा है, अब एक और संस्था एस को भी ज्वाइन करना चाहता, तो इनके लिए बताया गया। तो ऐसे सदस्य का जो दायित्व होगा परिसीमित होगा, अपरिसीमित नहीं, ऐसे सदस्यों का दायित्व परिसीमित होगा, ये कंडिका में कहा गया है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो 5 तक तो याद हो गया। अब आते हैं हम लोग कंडिका छठमा में। छठमा में हम लोग याद करें तो आता है धारा 6। जो हम लोग को याद करना है वो धारा है 6। धारा 6 में हमको क्या बोला गया है, धारा 6 में रजिस्ट्रीकरण के शर्तें बताया गया। अरे शर्तें वही रखता है जो बीमार हो, जो सिक हो। मैं सिक्स की बात कर रहा हूँ, SIX, सिक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमको ये करना है जो सिक हो, जो बीमार हो, ठीक है, या सिकवा कर रहा हो, जो सिकवा सितम और सिकवा कर रहा हो, वही शर्तें रखेगा ना। उसको किसी को सिकवा हो, सितम हो, वही शर्तें की बात करता है। तो हम इसी से याद करते हैं बीमार व्यक्ति सिक्स से, तो इसमें शर्तें बोला गया। तो पहली चीज ये हो गया कि भाई धारा 6 में क्या है, रजिस्ट्रीकरण की शर्तें। अब रजिस्ट्रीकरण की जो शर्तें हैं एक लाइन में पढ़ के सुना देता हूं और फिर आपको बता दूंगा वास्तव में क्या बोलना चाह रहा है। तो बोल रहा है, जिस सोसाइटी के सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो, उस सोसाइटी से भिन्न कोई भी सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी। अर्थात यहां पर बोला है ए आदमी पहले से एस का सदस्य है, अब वो आर का भी सदस्य बनना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में मैं उनको रजिस्ट्रीकृत नहीं करूंगा। आप अगर पहले से एक सदस्य है तो और इसके आर के भी सदस्य बनना चाहते हैं, तो मैं ऐसी सोसाइटी मैंने आर का रजिस्ट्रीकरण नहीं करूंगा, लेकिन एस का रजिस्ट्रीकरण बना रहेगा, आर का रजिस्ट्रीकरण नहीं करूंगा। वही कहा है, जिस सोसाइटी के सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो, उस सोसाइटी से भिन्न कोई भी सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी। मतलब साफ पहला कंडिका शर्त है, आपको किसी अन्य सोसाइटी का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि वह कम से कम ऐसे 20 व्यक्तियों से मिलकर बनी हो। अभी वर्तमान में आप इसको 10 पढ़े, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसका संशोधन कर दिया गया, तो 10 पढ़ना है। तो ऐसे यदि वह कम से कम 10 व्यक्तियों से मिलकर बनी हो, जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872, संविदा माने कॉन्टेक्ट, आप जो संविदा जो कर सकता है, कौन कर सकता है संविदा, 18 साल से जो ऊपर है, 18 साल जो बालिग हो गया है, वही समझौता कर सकता है, वही कॉन्टेक्ट से कर सकता है, वही समझौता कर सकता है, वही किसी जमीन को बेच सकता है, वही सौदेबाजी कर सकता है। तो समय सीमा 18 वर्ष है। इसका अर्थ है कम से कम 10 सदस्य व्यक्ति से मिलकर बना हो और जो संविदा करने के योग्य हो। सिंपल सी बात है। ये धारा 11 का अधीन संविदा करने के सक्षम हो तथा जो निकट के नातेदार ना हो, माने एक ही, ऐसा नहीं हो कि 10 के 10 क्या हो, एक ही परिवार से निकट के नातेदार ना हो। 20 की जगह 10 पढ़ना है आपको। 10 से भिन्न भिन्न कुटुंबों से हो, माने यहाँ पर अलग अलग कुटुंबों से हो। मतलब अब शर्तों की बात किया जाए तो आप फिर से मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ उसको। पहली शर्त, आप किसी अन्य सोसाइटी के सदस्य नहीं होगे। दूसरी शर्त, आप 18 साल के बालिग हो और समझौता करने के कर सकते हो और कम से कम 10 सदस्य हो। तीसरी शर्त यहां पर रख रहा है कि आप एक ही परिवार से नहीं हो, आपको अलग अलग परिवार से होना चाहिए, भिन्न भिन्न कुटुंबों के हो। और उस दशा में जबकि सोसाइटी के उद्देश्यों में उसके सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना शामिल हो। मतलब
आपको उधार देना हो, कोई लोन लेना हो किसी सोसाइटी को, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी अगर ये शर्त पूरा नहीं करते और उधार से संबंधित हो और आपकी सोसाइटी को उधार देना हो तो हरगिज नहीं आपका रजिस्ट्रीकरण होगा। यदि ऐसे व्यक्ति उस दशा में सिवाय जबकि रजिस्ट्रार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दे उसी नगर या ग्राम या ग्रामों के किसी समूह में निवास न करते हो। अर्थात ये हो सकता है जब उस व्यक्ति माने जब तक रजिस्ट्रीकृत करने का जाएगी उस दशा में जबकि रजिस्ट्री साधारण या विशेष आदेश अब आपके लिए साधारण और विशेष आदेश जारी करे तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा, कहना यह चाहता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा ये धारा 6 रजिस्ट्रीकरण के बारे में यहाँ पर। और एक चीज और है कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण अगर ये सब मान लो नहीं भी है, ये आप शर्त पूरे भी नहीं करते हो, लेकिन कहा गया है परंतु अन्यथा विद्यार्थियों के फायदे के लिए बनाई गई है कोई सोसाइटी, इस बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी कि ऐसी सोसाइटी के सदस्यों ने उस विधि जिसके अध्यादेश वे हैं के अनुसार वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की हो। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ विद्यार्थी मिलकर एक सोसाइटी बना रहे हैं जिनकी आयु मज 17 साल है और बहुत लोगों का 16 साल 17 साल है, लेकिन तो भी ये जायज होगी अगर आप विद्यार्थियों के फायदे के लिए बना रहे हो, भले आपकी आयु ना ही माने आयु में शिथिलता दी जा सकती है। परंतु यह और भी है कि रजिस्ट्रार न्यूनतम सदस्य के शर्तें को ऐसी सोसाइटी के लिए जो किसी संगठन स्थापना या कर्मचारियों कल्याण के लिए संगठित की गई शिथिल हो सकेगी। मतलब यहाँ पर जो सदस्यता की जो शर्तें हैं वो शिथिल कर सकते हैं अगर किसी कल्याण कर्मचारियों के कल्याण के लिए हुआ। तो आपको याद रखना विद्यार्थियों के लिए और कर्मचारियों के कल्याण के लिए। अब मेरे को एक पॉइंट इसमें और याद रखना है, कहा गया है कि परंतु यह और भी कि किसी प्राथमिक सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रीकरण के समय कम से कम 33% महिला, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कम से कम कितनी, मतलब 100 अगर सदस्य है तो उसमें 100 सदस्य में कम से कम 33 माने 33 लोग क्या होने चाहिए, महिला होनी चाहिए, माने 33% महिला सदस्य होगी, ये भी याद रखना। हाँ, परंतु यह भी है कि रजिस्ट्रार पर्याप्त कारणों से महिला सदस्यों के 20% को शिथिल कर सकेगा। आप कारण बताओगे क्यों कम आए तो शिथिल कर सकेगा, तो यहाँ पर कम आने पर शिथिलकरण माने आपको मिल सकता है, रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर पर्याप्त कारण बताते हो। तो खंडिका 6 आपने याद कर लिया होगा। 6 में जो है शर्तें दी है। पहला शर्त मैं मुंह जबानी बता दूं कि पहला शर्त यह है कि आप किसी अन्य सोसाइटी के सदस्य नहीं होंगे। दूसरा शर्त ये हो सकता है कि आप जो है किसी भी एक परिवार से संबंधित नहीं होंगे। आपकी आयु संविदा करने योग्य हो, अर्थात आप 18 साल से ऊपर हो तो आप सदस्यता की ये शर्तें आप पूरी करते हो। लेकिन शिथिलता विद्यार्थियों में मिली है और सामाजिक कल्याण कर रहे हो तो आपको मिली हुई है और आपके संस्था में 33% महिला होनी चाहिए। बस ये हो गया, शर्त हो गया, ये हो गया, धारा 6 हो गया। अब यार धारा 6 में एक चीज मैंने बार बार बोला कि मैंने कहा 20 के स्थान पर आप 10 पढ़ोगे, क्यों? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार धारा 6 में संशोधन किया गया था। मूल अधिनियम की धारा 6 में उपधारा 1 में शब्द 20 के स्थान पर शब्द 10 प्रतिस्थापित किया जाए कह दिया गया, इसलिए 20 के स्थान पर बार बार बोला, 10 सदस्य आप पढ़ोगे। अब आएगा धारा 7 की बात कर लेते हैं। धारा 7 में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन। जब आप शर्त पूरा कर लोगे तो बताओ भाई रजिस्ट्रीकरण स्टार्ट होगा ना। 6 में शर्त मैंने पूरा कर लिया तो अब तो रजिस्ट्रीकरण करो ना भाई। रजिस्ट्रीकरण के लिए आप आवेदन दे सकोगे, आप मतलब अभी भी नहीं, शर्त पूरा हो गया तो अब क्या करेगा, आवेदन देगा। तो 7वां धारा आपको याद करना होगा। किससे संबंधित है 7वां धारा? तो धारा 7 जो हम याद करेंगे ये आवेदन से संबंधित है। 7 मने 7, 7 मने सेव। अब आप सेव है, अब आप सेव है, ऐसे करके याद करना। 7 SAVEN 7 की बात कर रहा हूं तो 7 से सेव कर लो, सेव याद कर लेना, माने आप अब सेव हो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन देने के लिए। सिंपल सा क्या बोला है, रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन विहित प्रारूप में रजिस्ट्रार को किया जाएगा। फिर क्या याद करना है, आप किसको करोगे? तो सर रजिस्ट्रार को करोगे, पहले ही बोला गया। और उसके साथ सोसाइटी के प्रस्थापित उप विधियों के 4 प्रतियां, ये भी याद रखना
कितनी प्रतियां, तो उप विधियों की चार चार प्रतियां उपलब्ध प्रतिलिपियां संलग्न होगी। मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवेदन करते समय कितनी प्रतियों की मांग की गई है, चार चार प्रतिलिपियों की मांग की गई। प्रतिलिपियों मैंने फोटोकॉपी। वह व्यक्ति जिसको द्वारा या जिसकी ओर से यह आवेदन किया जाए सोसाइटी के बारे में ऐसी जानकारी देगा जैसा रजिस्ट्रार उपेक्षित करे या अपेक्षित करे। आवेदन जो होगा किसी भी सोसाइटी का सम जिसका कि सदस्य कोई अन्य सोसाइटी ना हो, माने कोई अन्य सदस्य जो है अन्य सोसाइटी को ज्वाइन न करता हो, कम से कम ऐसे व्यक्ति द्वारा जो धारा 6 के अपेक्षाओं के अनुसार अहित हो, माने पूरा 6 की जो शर्तों को पूरा कर रहा हो तो आवेदन दे पाएगा। और किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसके सदस्य कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो, मतलब ऐसा सोसाइटी हो जिसका सदस्य है किसी अन्य सोसाइटी को ज्वाइन करके रखा है और प्रत्येक ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्यक रूपेण प्राधिकृत किया गया हो और जहां उस सोसाइटी के समस्त सदस्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां ना हो, वहां 10 अन्य सदस्यों द्वारा या जब अन्य सदस्य 10 से कम हो तो उन सबके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो 10 सदस्य थे, उसमें से एक सदस्य ने पहले से किसी को ज्वाइन कर रखा है और यहां से मान लो किसी ने आर को ज्वाइन कर रखा है और वो क्या करता है, एस को भी ज्वाइन करना चाहता है। तो ये आर जो पहले से ज्वाइन किया उसमें से कोई प्रतिनिधि ये वक्तव्य देगा, हाँ ये यहाँ का प्रतिनिधि है और यहाँ भी वो ज्वाइन करना चाहता है और छूट उसको मिल रहा हो और सब के सब अगर हस्ताक्षर करते हैं कम से कम 10 तो माना जाएगा। ये कंडिका में ये कहा गया है। इसके बाद अभी आप एप्लीकेशन दियो। 8वां में बोला गया है कि देखो एप्लीकेशन में भी तो काट छांट होता है ना, तो कतिपय प्रश्नों का विनिश्चय करने का रजिस्ट्रार की शक्ति। तो रजिस्ट्रार एप्लीकेशन देने से ही मतलब नहीं हो गया कि रजिस्ट्रीकरण हो गया। केवल आपने आवेदन दिया, अब आवेदन में कुछ क्या गलतियां हैं क्या नहीं है ये रजिस्ट्रार चेक करेगा। भाई ये आपने फार्मूला नहीं तो कुछ काट छांट वाला होगा तो धारा 8 में आएगा। तो कतिपय प्रश्नों का विनिश्चय करने का रजिस्ट्रार की शक्ति, जहां किसी सोसाइटी के बनाए जाने, उनका रजिस्ट्रीकरण किया जाने या उसके बने रहने के संबंध में या किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी के सदस्य रूप में स्वीकृत किए जाने के संबंध में कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत हो कि कोई व्यक्ति कृषक है या नहीं है, अथवा कोई व्यक्ति विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है या नहीं करता, अथवा कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट वर्ग में उपजीविका संबंधित है या नहीं है, जहां किसी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में ऐसा कोई अन्य प्रश्न उद्भूत हो, वहां ऐसा प्रश्न रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। तो ये सब काट छांट करने के बाद 9वें में आता है रजिस्ट्रीकरण। तो आप ऐसे याद करो धारा 9 को, यार सब तो मैं पूरा कर दिया, अब तो नो मत करो ना, अब तो नो मत बोलो। यहाँ पर मैंने पूरी शर्तें आपका मान लिया, पूरी शर्तें मैंने पूरी कर दिया, अब क्यों बोल रहे हो नो? नो माने नो, मतलब अब रजिस्ट्रीकरण करो मेरे को। इस प्रकार याद करोगे तो भाई आप इसमें देखना है जो इंपॉर्टेंट चीज। अब धारा तो याद कर लेंगे, नो अब नो मत करो, तो धारा 9 रजिस्ट्रीकरण संबंधित है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और है जो आपको दिमाग में बैठाना होगा। जैसे रजिस्ट्रीकरण किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन के भीतर विनिश्चय करेगा। तो अब एक चीज याद रखना कि छत्तीसगढ़ में इसको 90 दिन को प्रतिस्थापित कर दिया गया है और 90 दिन की जगह 45 दिन आपको पढ़ना है। तो आप क्या याद रखेंगे? 90 नहीं 45 दिन याद रखेंगे। रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से कितने दिन के अंदर? तो आपको याद रखना होगा 45 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने दिन? तो 45 दिन आपको याद रखना होगा। विनिश्चय करेगा मतलब आपने आवेदन कर दिया, आपने एप्लीकेशन दे दिया, तो एप्लीकेशन का ओके करना है या इसको निरस्त करना है, ये आपको 45 दिन के अंदर रजिस्ट्रार बताएगा। ये डेट को याद रखना, कितने समय को याद रखना, ये क्वेश्चन बनेगा और पूछा जाएगा। परंतु यदि रजिस्ट्रार पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो वह ऐसी कालावधि का अवसान होने की तारीख से 15 दिन के भीतर ऐसे आवेदन को अगले उच्च अधिकारी को, जहां रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, वहां राज्य सरकार को निर्देशित करेगा। यथा स्थिति या जिसके द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से
2 मास के भीतर निपटारा किया जाएगा और यथास्थिति ऐसे उच्च अधिकारी या उच्च सरकार द्वारा उस कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने पर सोसाइटी और उसकी उपविधियां रजिस्ट्रीकृत कर दी गई समझी जाएगी। अब इसको ऐसे समझ लो, ए ने आवेदन किया एक रजिस्ट्रार को, ए ने आवेदन किया भाई मेरा वो कर दो, रजिस्ट्री करो एक आर को, माने आर माने रजिस्ट्रार को मैंने आवेदन किया। रजिस्ट्रार का दावा वो है, कर्तव्य है कि भाई 45 दिन में या तो ओके कर दे या बता दे। 45 दिन भी ओवर हो गए, जब 45 दिन ओवर हो जाएगा तो अब नहीं कर रहा तो इसका कर्तव्य होगा कि अपने से ऊपर उच्च अधिकारी को, याद रखना अपने से ऊपर अगर उच्च अधिकारी को वो प्रेषित कर दे। कितने दिन के अंदर? तो ये 15 दिन के अंदर आपको प्रेषित करना है। रजिस्ट्रार खुद रजिस्ट्रार अधिकारी हो, रजिस्ट्रार अगर खुद रजिस्ट्रार अधिकारी हो तो ऐसी कंडीशन में उसको राज्य को प्रेषित करना होगा। 15 दिन के अंदर राज्य को प्रेषित करना होगा, ये कहा गया। अब जब ये एप्लीकेशन उच्च या उच्च अधिकारी को चले जाए या राज्य को चला जाए तो अब इनका कर्तव्य होगा 2 माह के अंदर पास करें। 2 माह के अंदर आप बता दे कि भाई आपको पास करना है, नहीं आपने 2 माह तक भी आपने पास नहीं किया तो समझ जा जाएगा कि आपका रजिस्ट्रीकृत स्वीकृत हो गया है और पास हो गया है। समझ में आ गया? यही बस इसमें कंडीशन। पहले आपको 45 दिन में आपको याद करना है, 45 दिन ओवर हो गए तो 15 दिन का समय है। आप रजिस्ट्रार को या तो उच्च अधिकारी को भेजे या राज्य को भेजे। राज्य लोगों को समय 2 माह का दिया गया, या तो पास करो नहीं तो मान के चले जाएगा वो पास हो गया है, सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत हो गई है। इतना दिमाग में आपको बैठाना है। और यहाँ पर है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2020 में धारा 9 का संशोधन किया गया था। यह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 में शब्द 90 दिन के स्थान पर शब्द 45 दिन प्रतिस्थापित किया जाए। अब यहाँ पर आता है धारा 10। तो धारा 10 में आपको याद करना है सोसाइटियों का वर्गीकरण। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोसाइटियों का वर्गीकरण किस धारा में है। तो 10 प्रकार, पहले धारा 10 नहीं वैसे 13 प्रकार है। प्रकार तो बताया गया, 13 प्रकार बताया गया। तो आप ऐसे 10 है तो बोले धारा 10 में 10 प्रकार बताया होगा। तो जो सोसाइटियों के प्रकार बताया गया है, रजिस्ट्रार समस्त सोसाइटियों का वर्गीकरण निम्नलिखित एक या अधिक शीर्षकों का अधीन कर सकेगा। उपभोक्ता सोसाइटी, कर्मकार सोसाइटी, संघीय सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, गृह निर्माण सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, बहुप्रयोजन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, प्रसंस्करण सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, साधारण सोसाइटी, औद्योगिक सोसाइटी। टोटल कितने? 12। लेकिन आप बोलेगे सर आप तो 13 बोल रहे हैं। तो संशोधन करके छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 जोड़ दिया है। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। यहाँ पर खंड 12 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात 13 शब्द सेवा सेवा क्षेत्र सोसाइटी, माने ये क्वेश्चन बन जाएगा कौन सा नया जोड़ा है संशोधन करके? तो सेवा क्षेत्र सोसाइटी। कैसे कैसे क्वेश्चन बने? 10 में सोसाइटी के प्रकार कितने हैं? तो वर्तमान में आपको याद रखना है कि भाई 13 है और लास्ट में क्या जोड़ा गया है? तो सेवा क्षेत्र सोसाइटी को जोड़ा गया है। बस इसमें से यही क्वेश्चन 2 उठेंगे, बाकी तो उठने की संभावना नहीं है यहाँ। परंतु किसी विशिष्ट वर्ग की सोसाइटी को संक्रिया को सुकर माने सरल बनाने के उद्देश्य से बनाई गई सोसाइटी उस वर्ग की सोसाइटी को वर्गीकृत की जाएगी। माने इन सबको 3 भागों में और किया जा सकता है। रजिस्ट्रार उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किए गए शीर्षों में से किसी भी शीर्ष के अधीन आने वाले सोसाइटी निम्नलिखित शीर्षों के अधीन और भी वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले तो 13 प्रकार है, 13 प्रकार को भी 3 भागों में मोटा मोटा डिवाइड किया जा सकता है। शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी और प्राथमिक सोसाइटी। तो ये याद करना है आपको। रजिस्ट्रार लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी सोसाइटी के वर्गीकरण को एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में परिवर्तित कर सकेगा और रजिस्ट्रार का काम है। और सोसाइटी के वर्गीकरण पर रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सोसाइटी के वर्गीकरण के बारे में किसका विनिश्चय अंतिम होगा? राज्य का होगा या रजिस्ट्रार का होगा? तो सही है, रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा। अब देखो 11 में है अगर सोसाइटी की उप विधियों में संशोधन। अगर सोसाइटी का जो नियम कानून है उसमें आप संशोधन करना चाहते हो तो ये 11 वाला पॉइंट आ रहा। धारा 11 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको बता देना चाहता हूं जो पूछा जा सकता है।
किसी सोसाइटी को उपविधियों में कोई भी संशोधन तब तक विधिमान नहीं होगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर में दर्ज न किया गया हो। पहला चीज तो ये, जिससे प्रयोजन के लिए उस प्रस्तावित संशोधन के 4 प्रतियां विहित रूप से रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। पहला ये भी प्रतियां 4। यदि रजिस्ट्रार के यह समाधान हो जाए कि प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रतिकूल नहीं है तथा सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के या उसके विद्यमान उपविधियों में से किसी भी उपविधि के प्रतिकूल नहीं है, तो वह उस संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करेगा और रजिस्ट्रार आवेदक सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिए बिना उपविधियों के किसी संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार नहीं करेगा। यदि वह किसी संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार करने का विनिश्चय करता है, तो वह इनकार संबंधी आदेश उस इनकार के कारणों सहित प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन, इसी को देखना था, 45 दिन के भीतर सोसाइटी को समुचित करेगा। माने आपको उपविधियों में यहाँ पर यह दिया है, उपविधियों में आपको संशोधन करना है और आप रजिस्ट्रार हैं, इनकार करना चाहते हो, तो आपको भाई 45 दिन के अंदर आपको सूचित करना होगा। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कितने दिन के अंतर्गत सूचित करेगा, तो भाई 45 दिन के अंतर्गत सूचित करेगा। इसके अलावा यदि रजिस्ट्रार उपरोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी कालावधि का अवसान होने की तारीख से वही नियम है, 15 दिन के भीतर ऐसे आवेदन का अगले उच्च अधिकारी को, और जहां रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वहां राज्य सरकार को निर्देशित करेगा यथास्थिति जो या उसके द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 2 मार्च के भीतर निपटारा किया जाए। मैंने पहले जैसा, और यथास्थिति ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने पर उपविधियों का संशोधन रजिस्ट्रेट कर दिया जाएगा, समझा जाएगा। एक चीज और, इसमें 11वें भी में भी संशोधन हो गया है और अभी 45 दिन के स्थान पर 30 दिन, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 45 दिन याद नहीं करोगे, आपको 45 दिन की अपेक्षा क्या याद रखना है, 30 दिन। तो यहाँ पर जो 45 दिन दिया है ये आपको याद नहीं रखना है, ये पुरानी में छत्तीसगढ़ में जो संशोधन करके 45 को कितना बना दिया गया, 30 दिन बना दिया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 30 दिन बना दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट, बाकी वही है, 30 दिन में निपटारा नहीं करोगे तो अपने उच्च अधिकारी को भेजो या राज्य को भेजो। राज्य 15 दिन के अंतर्गत 15 दिन पहले मैंने 15 दिन के अंतर्गत या उच्च अधिकारी को भेज दो या राज्य को भेज दो। अब ये दोनों अधिकारी जो होंगे राज्य कितने महीने में, तो 2 माह में निराकरण करने की प्रयास करेंगे। 2 माह में निराकरण नहीं हुआ तो उसको मान्य माना जाएगा। पहले जैसे कंडिका के अनुसार इसमें भी होगा। अब आता है, थोड़ा लंबा जरूर चला जा रहा है लेकिन आपको समझ में आएगा और दिमाग में बैठता चला जाएगा, क्योंकि ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्या पढ़े और क्या न पढ़े। समय जरूर लग रहा है। उपविधियों में संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति जो है, ये भी क्या होगा, निर्देश कौन देगा, इस पर हम लोग देख लेते हैं। 12 में जो है आर्टिकल 12 में निर्देश देने की शक्ति है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे है, इस अधिनियम या नियमों उपविधियों में अंतर्विष किसी बात के होते हुए भी सोसाइटी में 50% है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन गया 50% से अधिक सदस्यों के अनुरोध पर यदि रजिस्ट्रार यह समझता है कि किसी सोसाइटी की उपविधि में कोई संशोधन किया जाना ऐसी सोसाइटी के हित में आवश्यक या वांछनीय है, तो उस सोसाइटी पर विहित रीति से तामील किए जाने वाले लिखित आदेश द्वारा उस सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकेगा वे 60 दिन के भीतर ऐसा संशोधन करे। तो ये याद रखना, कम से कम कितने लोग अनुरोध करें, 50% लोग अनुरोध करें सदस्य, और कितने दिन, तो 60 दिन, यहाँ पर लिखा 60 दिन के अंदर। यदि वह सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर संशोधन करने में असफल रहती है, तो रजिस्ट्रार उस सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और ऐसी शीर्ष संघीय सोसाइटी की ओर राज्य सरकार अधिसूचित किया जाए, राय मांगने के पश्चात ऐसा संशोधन रजिस्ट्रार कर सकेगा, उसकी एक प्रमाणित प्रति ऐसे सोसाइटी को जारी कर सकेगा। परंतु इस धारा को ऊपर नगरीय शहरी सहकारी बैंकों मामले में लागू नहीं होता। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर लागू नहीं होगा, नगरीय सहकारी बैंकों में ये लागू नहीं होगा। अब धारा 13 में नाम की तब्दीली है। अब देखो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई नाम की तब्दीली किस धारा में है, तो 13 नाम मेरा नाम, ऐसे जैसे तेरा नाम क्या है ऐसे पूछते हैं ना भाई, तो बोल तेरा नाम क्या है यहाँ पर, तो तेरा नाम, यहाँ पर नाम की तब्दीली तो आएगा धारा 13। धारा 13 में अगर सोसाइटी अपना नाम चेंज करना चाहता है,
अगर कुछ अरविंद रखना चाहता, अरविंद सोसाइटी, प्रगति इंस्टीट्यूट, जो भी आप रखना चाहते, बदलना चाहते हो, ठीक है। अब इंडिया से भारत करना चाहते हो, करो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है। इसी को बोलते हैं नाम की तब्दीली। तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई सोसाइटी, धारा याद हो गया होगा, कोई सोसाइटी अपनी उपविधि में संशोधन करके अपना नाम तब्दील कर सकेगी, किंतु से तब्दीली उस सोसाइटी के या उसके सदस्यों में से किसी सदस्य के या भूतपूर्व सदस्यों के या मृत सदस्यों के किसी अधिकार या उनकी किसी बाध्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, या ऐसी तब्दीली उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध किन्हीं विधिक कार्रवाइयों को त्रुटिपूर्ण नहीं बनाएगी, और कोई भी ऐसी विधिक कार्रवाइयां जो उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से जारी रखी जा सकेगी, प्रारंभ की जो की जा सकती है, इसके नवीन नाम से उसी प्रकार जारी रखी जा सकती है जो प्रारंभ की गई होगी। मतलब ये कहना चाहता है, मान लो कोई मृत व्यक्ति के नाम पर मैंने कोई सोसाइटी स्टार्ट की, माने अब मैं, कोई दूसरा व्यक्ति आ गया मेरे बदले में, उस नाम को ही परिवर्तित करना चाहता है, तो उस मृत व्यक्ति का जो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि भाई मृत व्यक्ति के नाम पर रखा गया था, उसको उसमें रखा गया था, तो आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन ले सकते हो। माने ये साफ है कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अहित ना हो तो आप नाम परिवर्तित कर सकते हो, कहना ये चाह रहा है। इसके बाद 14 में है कतिपय प्रमाण पत्रों का निश्चयात्मक साक्ष्य होना। माने जो रजिस्ट्रीकृत हो जाएगा आपका, तो वो होगा आपका प्रमाण पत्र, और रजिस्ट्रीकृत कुछ भी हो गया तो आपका प्रमाण पत्र हो गया, वो साक्ष्य होगा आपका प्रमाण पत्र। तो ये 14 में जो है आर्टिकल 14, सॉरी, धारा 14 प्रमाण पत्र के बारे में बात करता है, जहां कोई सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाती है, फिर रजिस्ट्रेट की गई समझी जाती है, वहां रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र जारी करेगा, और ऐसा प्रमाण पत्र इस बात का इसमें वर्णित सोसाइटी सम्यक रूपेण रजिस्ट्रीकृत है निश्चयात्मक साक्ष्य होगा, जब तक कि यह न साबित कर दिया जाए कि यह सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन बाद में रद्द कर दिया गया। परंतु जहां कोई सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाती है, वहां रजिस्ट्रार उसके रजिस्ट्री किए गए समझे जाने की तारीख से 60 दिन, यहाँ पर 60 दिन याद रखेंगे, के भीतर रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र जारी करेगा। क्वेश्चन पूछेगा रजिस्ट्रार कितने दिन के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत प्रमाण जारी करता है, तो जब एप्लीकेशन दे देते हो, रजिस्ट्रीकृत करने के लिए अप्लाई कर देते हो, उसके 60 दिन मैंने हो जाता है रजिस्ट्रीकृत, तो रजिस्ट्रीकृत जहां हो गया तो फिर 60 दिन के अंतर्गत आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। और एक चीज और, कोई भी सोसाइटी तब तक कारोबार प्रारंभ नहीं करेगी जब तक उसने उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र अभी प्राप्त न कर लिया हो। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और ऐसी सोसाइटी को प्रत्येक ऐसा सदस्य जो उस उपधारा में उल्लेख में कारोबार कर रहा है, ऐसे कारोबार को उपगत किए गए समस्त दायित्वों के लिए पृथक पृथक दायी होंगे। अगर मान लो बिना प्रमाण पत्र करके आपने कारोबार चला दिया, तो जो भी कारोबार चलाएगा वो उसका दायी होगा। 15 अगर बात कर लिया जाए तो सोसाइटी के दायित्व को परिसीमित से अपरिसीमित या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील किया जाना। मतलब मैंने आपको जब 5 याद किया था, तो 5 में मैंने हाई फाई बोला था। मैंने जब 5 लिखा था तो मैंने कहा था हाई फाई से याद कर लेना, मैंने परिसीमित और अपरिसीमित। इसमें भी 15 में भी 5 आता है। 15 की भी बात करूं तो 15 की भी अगर बात कर दूं तो यहां पर मेरे पास जो आ जाता है उसमें भी 5 आ जाता है। 15 की बात करूं तो ये 5 से याद कर लेना यार। हाई फाई माने 15 में भी धारा आपका आ जाएगा हाई फाई माने परिसीमित। अब ये क्या कहता है, आप परिसीमित से अपरिसीमित बनाना चाहो या अपरिसीमित से परिसीमित बनाना चाहो, तो इसके लिए जो धारा कहा गया है वो धारा 15 है। अगर आप परिसीमित से अपरिसीमित बनाना चाहो या अपरिसीमित से परिसीमित बनाना चाहो, तो उसके लिए धारा क्या होगा, 15 का उपयोग होगा। तो ये पहला चीज कंडीशन आपको याद कर लेना है। कुछ कंडीशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बता देता हूँ। धारा 11 में उपबंधों का अधीन रहते हुए कोई भी सोसाइटी अपनी उपविधि में संशोधन करने अपने दायित्व को परिसीमित या अपरिसीमित में या अपरिसीमित से परिसीमित तब्दील कर सकेगी। कोई ऐसा संशोधन रजिस्ट्रार द्वारा तब तक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक उसके यहाँ समाधान न हो जाए कि सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को तथा किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को जिसके हित पर रजिस्ट्रार की राय में उस तब्दीली को प्रभाव पड़ सकता है, 21 दिन की सूचना दी जा चुकी हो। अगर ऐसे तब्दील कर रही हो, किसी को प्रभाव पड़ रहा हो, तो आपको 21 दिन तक सूचना देना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने दिन की सूचना दोगे, तो भाई 21 दिन तो आपको सूचना देना होगा। प्रत्येक ऐसे सदस्य या व्यक्ति के मामले में जो रजिस्ट्रार की राय में सूचना पाने का हकदार है,
उस तब्दीली के लिए या तो उस अनुमति अभिप्राप्त कर ली गई है या सूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर उसके द्वारा आपत्ति न किए जाने के आधार अभिप्राप्त हो गई समझी जाएगी। अगर किसी ने आपत्ति नहीं की तो समझ लिया जाएगा कि भाई आप तब्दीली कर सकते हो, इसका तात्पर्य है। यदि उसने आपत्ति की है, अगर आपत्ति की है तो प्रॉब्लम आएगा। उस दशा में जबकि वह सदस्य है, वह अनुज्ञा दी गई है कि वह अपना अंश वापस ले सकता है। उस दशा में जबकि वह लेनदार है तो आपत्ति प्राप्त होने की तारीख से 3 मास के भीतर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 मास के भीतर उसके ऋण या दावे का रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप से उन्मोचित करा दिया गया हो या समाप्त कर दिया हो, प्रतिभूत कर दिया गया हो, तब आप बदल सकते हैं। परंतु रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की दशा में इस उपधारा द्वारा अपेक्षित की गई सूचना दिए जाने की अभिमुक्ति अभिलिखित किए जाने वाले विशेष कारणों से प्रदान कर सकेगा। अगर बोलोगे भाई कुछ कारण बताओगे, भाई हम सूचना नहीं दे सकते, तो अगर कारण सही पाया गया तो भी उन्मुक्ति आपको मिल सकती है। 16 में है सोसाइटी का पुनर्गठन। सोसाइटी का पुनर्गठन मतलब फिर से अगर पुनर्गठन करना चाहते हो तो आपका 16 में आपको आना है। सोसाइटी का पुनर्गठन के बारे में बात करते हैं। धारा कुछ चीजें हैं जिसको याद करना होगा। श्रम को किसी अन्य सोसाइटी, अगर आप सोसाइटी पुनर्गठन कैसा होगा, श्रम को किसी अन्य सोसाइटी के साथ सम्मिलित करें, माने अपने एक सोसाइटी को दूसरे में सम्मिलित कर लो। अपनी आस्तियों दायित्व किसी अन्य सोसाइटी पूर्णता या भागता किसी के साथ अंशतः सम्मिलित करो या पूरा पूरा सम्मिलित करो। श्रम को या दो या अधिक सोसाइटी विभाजित करना या एक सोसाइटी को डिवाइड कर दो, ए और बी में डिवाइड कर दो। ये जितना जितना भी काम हो रहा है ये सब के सब हो रहा है आपका सोसाइटी का पुनर्गठन में। परंतु कोई भी ऐसा विनिश्चय तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाए। माने अंतिम चीज है रजिस्ट्रार। परंतु यह भी कि किसी किसी सहकारी बैंक के मामले में रजिस्ट्रार अपना अनुमोदन रिजर्व बैंक के लिखित पूर्व मंजूरी से ही देगा, अन्यथा नहीं। मतलब अगर सहकारी बैंक का पुनर्गठन हो रहा है तो रजिस्ट्रार जो अनुमति देगा, किसकी अनुमति लेगा, तो रिजर्व बैंक का लिखित पूर्व मंजूरी उसको लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है। और जहां तक राज्य सरकार की बात है, 16 में लोक हित में पुनर्गठित योजना बनाने में राज्य सरकार की शक्ति अगर लोक हित में है, जनहित में है, तो राज्य सरकार पुनर्गठित कर सकती है। तो ये क्वेश्चन बन सकेगा कि राज्य सरकार दो समितियों को पुनर्गठित किस अधिनियम में कर सकेगी, तो 16 में कर सकेगी, है ना। इस अधिनियम में उसके अधीन बनाए गए नियमों का अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार का रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में विकास कार्यक्रम में समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी सोसाइटी या सोसाइटी पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है, तो राज्य सरकार ऐसी पुनर्गठन स्कीम बना सकेगी जैसा कि वह आवश्यक समझे और उपरोक्त स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी कर सके। परंतु फिर भी किसी भी सहकारी बैंक के मामले में बार बार है रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी आवश्यक है। इसके बाद आता है 17 दायित्व के प्रति समुदाय के लिए समझौता या ठहराव तथा सोसाइटी पुनर्वास। मैंने 17 है समझौता है, इससे संबंधित है। इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों का अंतर्विष्ट किसी बात को होते हुए भी किसी सोसाइटी या उसके लेनदारों, उसके किसी वर्ग के और किसी सोसाइटी तथा उसके सदस्यों के बीच किसी समझौता या ठहराव की प्रस्थापना की जाए, वहां रजिस्ट्रार उस सोसाइटी के या उस सोसाइटी किसी सदस्य या उसके किसी लेनदार के या किसी ऐसे सोसाइटी के सम जिसका परिसमापन किया जा रहा है, सम्यक समापक के आवेदन पर यथास्थित सदस्यों को लेनदारों या दोनों का सम्मिलित ऐसी रीति से जैसे कि विहित किया जाए, बुलाए जाने, आयोजित किया जाने और संचालित किया जाने का आदेश दे सकेगा। मतलब यहाँ पर है कि समझौता कराना हो तो ये किया जा सकेगा, वो धारा 17 में है। परंतु रजिस्ट्रार कोई समझौता या ठहराव कराने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से भी ऐसा सम्मेलन बुलाए जाने का आदेश दे सकेगा। अब लास्ट वाला बच जाता है, उसको बस देखना, रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना। कब रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाएगा, तो लास्ट आपको याद करना है 18 में रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के बारे में बात किया गया। तो रजिस्ट्रीकरण किस कंडीशन में रद्द होगा, यदि कोई सोसाइटी अपनी संपूर्ण आस्तियां दायित्व किसी अन्य सोसाइटी को हस्तांतरित कर दिया है या किसी अन्य सोसाइटी के साथ सम्मेलन कर लेती है या स्वयं को 2 अधिक सोसाइटी विभाजित कर देती है, तो धारा 18 को उपधारा 1 उपबंधों के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जाता है। मतलब ए रजिस्ट्रीकरण ने अपने आप को सम्मिलित कर लिया है बी में, तो आपका रजिस्ट्रीकरण समाप्त हो जाएगा। ए ने अपने आप को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, तो आपका पहले वाला जो रजिस्ट्रीकरण फिर से आपको रजिस्ट्रीकरण कराना पड़ेगा इन दोनों का, ये वाला क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ये कह रहा है यहाँ पर। तो 18 में रद्द करने की बात कर रहा है, समापन रजिस्ट्रीकरण रद्द वाला आदेश करेगा। ठीक है, इसके बाद 18 का को भी थोड़ा सा हमको देख लेना है। 18 का सोसाइटी को रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना, यह है
यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कोई सोसाइटी उसके आवेदकों द्वारा दुर्व्यवदेश के द्वारा रजिस्ट्रीकृत कर दी गई है। माने इसमें दुर्व्यवदेश के मतलब यह होता है कि एक व्यक्ति इसके सदस्य नहीं चाहते हैं, ए जो सोसाइटी है बी के साथ समाहित होने की कोशिश कर रही है और उसके सारे सदस्य नहीं चाहते कि भाई बी के साथ उसको उनका माने उनका समझौता ही नहीं हो पा रहा है, उनका दूसरा पक्ष उसको सहमत है ही नहीं है और आप कर दिए हो, ऐसा हुआ तो भी आपका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ यही हुआ यदि रजिस्ट्रार यह समाधान हो जाता है कोई सोसाइटी उसके आवेदकों द्वारा दुरुपदेश के आधार पर रजिस्ट्री कर दी गई है या जो सोसाइटी का कार्य पूर्ण हो चुका है या हो सकता है कि आपका काम कंप्लीट हो चुका हो या जिन प्रयोजन के लिए सोसाइटी रजिस्ट्री की गई है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है तो वह उसके सम्मुख प्रवर्तक बोर्ड या सोसाइटी के सदस्यों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर सकेगा। अवसर तो सबको दिया जाता है कानून में, मतलब यह है आप बिना अपने सदस्यों से सहमति लेके किसी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, आपका काम समाप्त हो चुका है या आपका काम समाप्त हो ही नहीं पा रहा है समय, तो आपका समय देते हुए आपको क्या रजिस्ट्रीकरण को निरस्त किया जा सकता है। मैं बार बार बोला अधिनियम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिनियम को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक यकीन मानिए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और बहुत गोल्डन चांस है आपको पास होने के लिए और अच्छा